हेलो एवरीवन। आपको पता है कि हम मैराथन क्लासेस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, ठीक है। एंड दीज ऑल क्लासेस विल बी हेल्पफुल फॉर पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो फॉर सेट इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो कर रहे हैं, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये वाला करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पे आज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। वैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात की थी, आज हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब वो ही गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। अ प्रोड्यूसर विल बी इन द इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट, कि जब उसको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा। या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ठीक है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स इनपुट। अब प्रोडक्शन के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? फैक्ट्री इनपुट एंड नॉन फैक्ट्री इनपुट्स। जनरली हम बात करें तो प्रोडक्शन के लिए हमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की बात करें तो लैंड के बदले में जो रिवॉर्ड होता है वो रेंट, लेबर का जो है वो वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को जो है वो क्या मिलता है? प्रॉफिट। क्लियर। सो कंसेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है वो हम अब करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल। तो प्रॉफिट, पहले तो हम ये बात करते हैं कि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम कहाँ होगा, ये प्रॉफिट की कंडीशन क्या होगी, कहाँ होगी। तो प्रॉफिट जो है हम पाई से डिनोट करते हैं, विच विल बी इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। टी आर टोटल रेवेन्यू है एंड टी सी जो है वो टोटल कॉस्ट है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, मतलब रेवेन्यू जितना ज़्यादा होगा, कॉस्ट जितनी कम होगी, उतना ही ज़्यादा जो है वो आपका प्रॉफिट आएगा। क्लियर। सो द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक प्रॉफिट में हमारा आता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट जब करते हैं। अब इसमें टोटल कॉस्ट जो है वो इसमें दोनों ही आएंगी, एक्सप्लिसिट भी आएंगी, इम्प्लिसिट भी। और अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होगा वो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, बट टीसी इंक्लूड्स ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यहाँ पर टोटल कॉस्ट में ओनली एक्स में, मतलब जो आपका अकाउंटिंग होगा ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट होगा तो वो भी टी आर माइनस टी सी। बट यहाँ पर टी सी में क्या बताया मैंने? इट इंक्लूड्स बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। बट यहाँ पर टी सी इंक्लूड्स ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट जो बताई थी मैंने कि सेल्फ ओन फैक्टर की कॉस्ट, वो वाली नहीं होगी। क्लियर। सो द नेक्स्ट इज ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो ये क्या होगा आपका? टी आर माइनस टी वी सी, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जो है वो आपका आएगा नेट प्रॉफिट इक्वल टू टी आर माइनस टी वी सी माइनस टी एफ सी। इस तरह से जो है वो हम इसको डिनोट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि टी आर माइनस टी सी, टी वी सी माइनस टी एफ सी मतलब टी सी, ठीक है। तो आपका जो है वो आप सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस, यहाँ माइनस लगाना है, ये माइनस आएगा, ठीक है। ये इन दोनों का प्लस, टी वी सी प्लस टी एफ सी जो है वो क्या बनता है? टी सी। तो टी आर माइनस टी सी आ गया, ये क्लियर। तो वो नेट प्रॉफिट है। एक आते हैं आपके नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड आपका अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट उसको हम लॉस भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, सॉरी, अब नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, सब नॉर्मल जो होगा वो होगा हमारा लॉस, ठीक है। तो सब फर्स्ट आता है आपका अब नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल भी बोल सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा या फिर सुपर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में आपका क्या कंडीशन रहती है? इसमें रहता है आपका टी आर ग्रेटर देन टी सी, ठीक है। टी सी कम होगी और टोटल रेवेन्यू
जो है वो ज़्यादा होगा, या अनदर वे में हम डिफाइन कर सकते हैं टी आर अपॉन क्यू ग्रेटर देन टी सी अपॉन क्यू, विच इज़ टी आर अपॉन क्यू क्या होता है आपका ए आर ग्रेटर देन आपका ए सी। क्लियर। सो द नेक्स्ट इज, ये तो हो गया अब नॉर्मल प्रॉफिट या एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट या फिर आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कब होंगे, जब आपका टी आर इक्वल टू क्या होगा टी सी। ठीक है। अनदर कंडीशन इज टी आर अपॉन क्यू एंड इक्वल टू आपका टी सी अपॉन क्यू। टी आर और ये किसके इक्वल है यहाँ पर ए आर इक्वल टू ए सी। नेक्स्ट है सब नॉर्मल प्रॉफिट। सब नॉर्मल, सब नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ आएगा टी आर ग्रेटर देन टी सी एंड द नेक्स्ट इज टी आर अपॉन क्यू लेस देन टी सी अपॉन क्यू एंड विच विल बी इक्वल टू ए सी लेस देन सॉरी ए आर लेस देन ए सी, ए आर लेस देन ए सी। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है इसको और क्या सॉरी सब नॉर्मल प्रॉफिट जो है इसको और क्या बोलते हैं लॉसेस। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉसेस। ठीक है। तो इसको जो है वो लॉस भी बोला जाता है सब नॉर्मल, और अब नॉर्मल जो है वो आपका सुपर नॉर्मल। नेक्स्ट इज कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। कंडीशंस जो है वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की क्या होंगी। तो कंडीशंस की बात करें, फर्स्ट कंडीशन इज दैट, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी, एम आर जो है वो इक्वल टू एम सी, एम आर शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एम सी शुड बी राइजिंग, एम सी शुड बी राइजिंग। ठीक है। व्हेन एम आर इक्वल टू एम सी, मतलब जब ये दोनों इक्वल है फिर उसके बाद एम सी शुड बी राइजिंग। एंड थर्ड इज ए आर, ए आर मतलब प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू ए वी सी एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। ये भी होता है एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। ये एम आर है ना, तो इसको जो है वो ऐसे बिलो से, अब से नहीं यहाँ से ऐसे करके जाते हुए ये काटेगी। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट इज इसका प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। तो यहाँ पर हम जनरली शेड्यूल ले रहे हैं। यहाँ दिस इज़ द क्यू एम आर एंड एम सी। एम आर एम सी की अप्रोच से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है। इस तरह से हम लिख रहे हैं इसको। तो आपका फर्स्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू 12 12 12 12, हर एक के लिए जो है ये 12 होगा। ठीक है। 11 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। क्लियर। यहाँ पर आपका सपोज 15 12 10, ये 12 है, 10 9 8 7 8 9 10 एंड 12 एंड 15। ठीक है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं आपकी, ये वाली होंगी ऐसे करके। ठीक है। ये देख लेना, यहाँ पर बनेगी एक, और एक जो है यहाँ पर सेकंड पे। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर जो इक्विलिब्रियम में होगा वो कहाँ होगा, सेकंड में, बिकॉज हियर ऑल द कंडीशंस आर फुलफिलिंग, मतलब कि सारी कंडीशन जो है एम आर इक्वल टू, यहाँ पर एम सी भी है। ठीक है। एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो भी कर रही है, एम सी कट्स एम आर। और नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका जो है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे सेकेंड वाले में ये वाला नहीं आएगा। यहाँ पर है आपका एम आर इज इक्वल टू एम सी, एम सी शुड बी राइजिंग, एम सी क्या होनी चाहिए राइजिंग, यहाँ तो क्या कर रही है फॉल कर रही है ना। हाँ, तो एम सी जो है वो शुड बी राइजिंग,
और यहाँ पर राइज हो रही है ना, एम सी शुड बी राइजिंग एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, और यहाँ बिलो से भी कट करनी चाहिए। तो ये जो सेकेंड वाला है यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट होगा, पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी वी सी, ठीक है। या टी वी सी किसके इक्वल होगा, टी वी सी इक्वल होगा, टी वी सी इक्वल होगा सिग्मा एम सी। तो कैलकुलेट करते हैं ज़रा, जो टी वी सी है सिग्मा एम सी करें तो आपका 15 ये फर्स्ट वाले के लिए, और 12 ये आपका कितना आ गया 27, ठीक है। और आपका टोटल रेवेन्यू कितना है 24। तो यहाँ कितना आ रहा है टी आर माइनस टी वी सी, इस वाले ना, टी आर माइनस टी आर, हाँ टी आर माइनस टी वी सी के थ्रू निकालेंगे ना इसका हम, टी आर माइनस टी वी सी, ठीक है। तो टी आर माइनस टी वी सी के थ्रू प्रॉफिट निकालेंगे, पाई इक्वल टू टी वी सी कितना है आपका 27, और ये तो यहाँ पर तो ये माइनस में चला गया, ठीक है। तो ये आपका जो है वो प्रॉफिट की फर्स्ट वाली सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है। सेकंड वाला है आपका, यहाँ देखिए ज़रा, सेकंड वाला ये सारे 1 2 ये आएगा आपका 10 तक, ठीक है। तो इनको सारे को प्लस करें ना, तो हमारा जो आपका टी आर जो होगा वो आपका क्या होगा, टी आर जो है वो सिग्मा एम आर है, यहाँ पर जो है वो आपको पता चल गया होगा 24 क्या है ये आपका सिग्मा एम आर इक्वल टू जो है वो टी आर। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया टी आर माइनस टी वी सी, ठीक है। सो टी आर माइनस टी वी सी, तो टी वी सी क्या है सिग्मा एम सी, ठीक है, अभी बताया था। तो आपका जो नेक्स्ट टी आर इज इक्वल टू सिग्मा, टी आर इक्वल टू सिग्मा एम आर, तो ये करो ज़रा सिग्मा, तो इससे टी आर निकलेगा एम आर, यहाँ और 12 है ये और 10 तक, तो ये 120 आएगा, ठीक है, 120 आ रहा है टी आर। टी वी सी करेंगे तो ये आएगा सिग्मा एम सी, इन सबको प्लस करके हमारे पास आ रहा है ये सारा 15 12 10, ये सारा यहाँ तक 10 तक प्लस करके ये आ रहा है हमारा 120, ठीक है। तो 120 आ रहा है और ये 100 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है आपका टी वी सी है एम सी जो है 100 आ रहा है, 120 नहीं आ रहा है, 120 ऊपर वाला, ठीक है। 120 जो है वो आपका टी आर आ रहा है 1 2, हाँ मतलब 12 10 ज़ा 120, ठीक है। और यहाँ पर इनको प्लस करके आ रहा है आपका 100, ये 100 आ रहा है, तो पाए क्या होगा 120 माइनस 100 इक्वल टू 20, तो ये आपका जो है वो 20 जो है मतलब यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड वाली जो है थोड़ा सा इकट्ठा हो गया ये सारा ही, तो ये सेकंड वाला जो है वो आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, सेकंड वाली कंडीशन को जो है वो हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट वाले को नहीं, ठीक है। यहाँ दोबारा आपको डायग्राम से बताता हूँ, ये है डायग्राम, ये आपका एम सी, ठीक है, ये आपका ए आर इक्वल टू एम आर, और यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला है ना, यहाँ पर Q1 Q2, ठीक है, L1 L2, यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट, और यहाँ पर आएगा रेवेन्यू एंड कॉस्ट, क्लियर। अब यहाँ पर सेकंड वाले में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है एम सी कट्स एम आर फ्रॉम अबव से कट कर रहा है ना, ये तो कंडीशन नहीं है, एम आर भले ही यहाँ एम सी के इक्वल है, बट यहाँ पर जो एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो भी होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, और आपका जो है वो एक और कंडीशन हमने क्या करी, जो एक और थी कि एम आर इक्वल टू एम सी शुड बी राइजिंग, यस एम सी जो है वो राइजिंग भी होना चाहिए। तो एम सी जो है वो कट्स एम आर फ्रॉम बिलो से भी, यहाँ पर जो है वो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ एम आर इक्वल टू एम सी भी है, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, मतलब बिलो से जाते हुए ये काट रही है एम आर को, फर्स्ट भी सेकेंड भी, और एम सी जो है वो क्या है शुड बी राइजिंग, राइज भी हो रही है, तो ये सारी कंडीशन जो यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं, तो दिस विल बी द इक्विलिब्रियम को जो है वो हम ये वाला कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि प्रॉफिट भी जो है वो क्या है मैक्सिमम है यहाँ पर, क्लियर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ सप्लाई, ठीक है। सप्लाई प्रोड्यूसर में है, प्रोडक्शन में तो ये रह गया था सप्लाई का।
तो सप्लाई जो है वो हमारा कि कितना, अगर सप्लाई और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, सप्लाई जो है वो हमारा कितना हो रही पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आगे है तो यहाँ देखते हैं सप्लाई स्टॉक। सप्लाई जो है वो आपका सप्लाई रेफर्स टू द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, ठीक है। और स्टॉक रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर फॉर द प्रेजेंट आर फ्यूचर, इस तरह से। और ये जो है आपका पीरियड से रिलेटेड, पीरियड ऑफ टाइम, और ये पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है आपका सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। तो ऐसे हमने डिमांड जैसे क्वांटिटी डिमांडेड किया था, वैसे आपका सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड है कि क्वांटिटी मतलब कि कितने मतलब इस टाइम जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम में इतना जो है वो सेल करिए। स्पेसिफिक मतलब कि सप्लाई का क्या बताएगा, सप्लाई का डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर कमोडिटी की प्रोड्यूसर आर रेडी टू सेल, ठीक है। सप्लाई को हम इस तरह से बता सकते हैं, सप्लाई क्या है, रेफर्स टू द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ अ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सेल, ऐसे बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज द सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी कि रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी, यहाँ आएगा स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक क्वांटिटी, ठीक है। तो ये याद रखना है डिफरेंस में, विच प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी एंड स्पेसिफिक प्राइसेस, स्पेसिफिक प्राइस, ठीक है, ये चीज़ आएगी। नेक्स्ट आता है आपका वैसे इसको हम ज़्यादा ये नहीं करेंगे क्योंकि डिमांड की तरह ये सारा सारा सप्लाई शेड्यूल। और आपका सप्लाई शेड्यूल में अगर बात करें तो आपको पता होगा सप्लाई शेड्यूल में दो तरह के आते हैं, एक आपका इंडिविजुअल और एक आपका मार्केट, ठीक है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मतलब कि एक फर्म का, और मार्केट मतलब बहुत सारी फर्मों का, ये आपको पता है। तो यहाँ रिलेशन आता है पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी सप्लाई, ये इंडिविजुअल हो गया। जब इस तरह से हम और ऐड करेंगे ए फर्म का सेकंड फर्म का, तो वो क्या होगा आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल बन जाएगा। इसी तरह से सप्लाई कब बनेगा, अगर एक का है आपको पता है पॉजिटिव है और रिलेशन होता है, ठीक है, और ये सेकंड का और तीसरे वाले का कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल से जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्लोप। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व की बात करें तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं, स्लोप ये वाला, ठीक है, डेल्टा पी और ये डेल्टा क्यू। सो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, दिस विल बी द स्लोप। नेक्स्ट आता है सप्लाई फंक्शन, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं इसको। तो सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी इज़ द फंक्शन ऑफ किस किस का है, प्राइस ऑफ एक्स, जैसे डिमांड किया था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री आ जाएगा यहाँ, जी इज़ द गोल ऑफ द फर्म, एंड और क्या ले सकते हैं, पी एफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देन टी ले सकते हैं कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ई एक्स जो है वो आपका एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, ठीक है, एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। इन सब के थ्रू जो है वो सप्लाई जो है वो अफेक्ट होती है। दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। प्राइस ऑफ द गिवन उस कमोडिटी का, अपनी कमोडिटी का प्राइस, प्राइस जो है वो अगर बढ़ता है सप्लाई बढ़ेगी। रिलेटेड गुड का प्राइस, अगर रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो मतलब कि अनदर का, ठीक है, तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट जो दूसरी होगी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। नंबर ऑफ फर्म्स, अगर नंबर ऑफ फर्म ज़्यादा है सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। गोल ऑफ द फर्म, गोल फर्म का प्रॉफिट मोटिव है तो भी जो है वो आपका क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और सप्लाई करेंगे। एंड प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस ज़्यादा है तो कम होगी सप्लाई, अगर कम है तो ज़्यादा सप्लाई होगी, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। टेक्नोलॉजी कैसी, अच्छी टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट कम लग रही है तो सप्लाई ज़्यादा होगी। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस भी,
डिपेंड करता है। फ्यूचर में प्राइस के इंक्रीज़ होने की पॉसिबिलिटी है तो प्रेजेंट में सप्लाई कम होगी, फ्यूचर में ज़्यादा, और फ्यूचर में कम होने की तो प्रेजेंट में जो है वो सप्लाई जो है वो ज़्यादा, मतलब फ्यूचर में कम हो जाएगा ना तो प्रेजेंट में सप्लाई ज़्यादा, ठीक है। प्राइसेस डिपेंड करता है। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़, अगर टैक्सेशन ज़्यादा हो, टैक्स ज़्यादा लगाए जाएंगे तो फिर उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स इंक्रीज़ होंगे तो सप्लाई जो है डिक्रीज़ हो सकती है, सब्सिडीज़ मिलेंगी तो सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, क्लियर। सो ये पॉइंट्स आएंगे। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट, क्या बताता है ये आपका, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो आपका याद, इसको ज़्यादा बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफ सप्लाई, तो प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। 5 10 पी और ये सप्लाई 10 20, ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जो कि मतलब एप्लीकेबल नहीं होता है रूल इनके ऊपर, कि ज़रूरी नहीं है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई ज़्यादा ही रहेगी। अब इसमें आते हैं एक्सेप्शन में, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। EXCEPTION, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, कि मतलब इनके ऊपर जो है वो ये एप्लीकेबल नहीं होता है किन चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चरल आउटपुट गुड्स की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइस के बढ़ने से उनकी सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट सप्लाई, मतलब स्ट्रिक्टली जो है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इनकी जो है वो सप्लाई जो है वो मतलब नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड करती है। अगर नेचुरल क्लैमिटीज़ वगैरह आ जाती है एंड देयर इज़ अ फॉल इन द प्रोडक्शन, दैट मीन्स कि वीट वगैरह हो गया, तो इसकी सप्लाई क्या होगी, नॉट इंक्रीज़ नहीं करेगी। वो नेचुरल के क्लैमिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अगर प्रोडक्शन ही कम है तो प्राइस ज़्यादा भी होगा तो फिर कहाँ से सप्लाई करेंगे, तो इसमें भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड आता है आपका गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। सोशल सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन विल रिमेन लिमिटेड, कि जो सोशल डिस्टिंक्शन वाली गुड्स होती हैं तो अगर उनका प्राइस जो अब ज़्यादा भी होता है तो सप्लाई, मतलब कि अगर लिमिटेड सप्लाई है तो प्राइस ज़्यादा होने पर भी सप्लाई कहाँ से करेंगे। और पेरिशेबल गुड्स के ऊपर भी, ठीक है। अब सेलर जो है बोलते कि सेलर में इसमें क्या हो सकता है कि सेलर में भी विलिंग टू सेल मोर ऑफ पेरिशेबल गुड्स, अगर प्राइस कम भी है ना तब भी सेलर जो है वो ज़्यादा सेल करने के लिए विलिंग रखेंगे पेरिशेबल गुड्स की। तो यहाँ भी अपोजिट हो गया, तो यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सो दीज पॉइंट्स विल बी देयर। नेक्स्ट आता है चेंज इन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो वैसे ही आपका मूवमेंट जो आएगा तो वो आपका क्या आएगा, मूवमेंट जो है, मूवमेंट वो आएगा आपका, मूवमेंट आएगा और उसमें आएगा आपका एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मूवमेंट लॉन्ग सप्लाई कर्व या फिर शिफ्ट इन सप्लाई या फिर आएगा शिफ्ट, ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ पर जो है वो चेंज हो जाएगा क्वांटिटी सप्लाई में और यहाँ होगा चेंज इन सप्लाई, ठीक है। अब देखिए देखिए ज़रा यहाँ क्या होगा, मूवमेंट में क्या होगा कि आपका जो है वो या तो एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होगा, ठीक है। 1515, तो ये हो गया एक्सटेंशन, और 5151 जो है वो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका शिफ्ट। अब यहाँ पर किस में हो रहा है कि आपका ड्यू टू ऑन प्राइस ऑफ द कोमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ द कोमोडिटी, तो यहाँ क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ पर जो चेंज इन सप्लाई यहाँ पर किस में होगा, शिफ्ट जो होगा वो आपका होगा ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो ये अदर फैक्टर्स के कारण होगा, यहाँ पर जो है वो इस तरह से बनेंगे, ये एक्सटेंशन ये कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स पोज द सप्लाईज 10 एंड 20 से 30 हो गई, ठीक है। तो ये आपका शिफ्ट हो गया सप्लाई, राइट वर्ड,
ठीक है, और यहाँ 10 है और ये 20 और 10 हो गया, तो ये हो जाएगा इस तरफ को, सॉरी ये आपका राइट वर्ड और ये लेफ़्ट वर्ड। ठीक है, जनरली इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हम क्योंकि ये सब आपको पता है। ठीक है चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करें तो देखते हैं नेक्स्ट जो है। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं कि जीएसटी वगैरह लगेगा तो सप्लाई क्या होगी। अगर जीएसटी वगैरह लगेगा तो आपका सप्लाई मतलब कि टैक्सेस वगैरह, ठीक है, तो सप्लाई का सपोज फर्स्ट ये था, अगर टैक्सेस लगेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, सप्लाई का ये वाला हो जाएगा। और अगर सब्सिडीज़ मिलेंगी तो आपका लेफ़्ट राइट वर्ड। ठीक है, सब्सिडीज़ जो हैं वो तो आपका सप्लाई का ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यस, नेक्स्ट है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें तो मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसमें आपका परसेंटेज चेंज मेथड आता है एक आपका परसेंटेज चेंज मेथड। ठीक है, इसमें आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, एंड मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, सेम वैसे ही रहेगा डिमांड की तरह, जस्ट डिमांड में माइनस आता है यहाँ पर नहीं आएगा पॉजिटिव, बिकॉज द सप्लाई इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद द प्राइस। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ सप्लाई कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो वो देख लेते हैं, इसके शेप जो हैं वो डिफरेंट। एक तो आएगा इस तरह से, इसमें हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। ठीक है, पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई या फिर स्ट्रेट लाइन। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन 1 की बात करें तो वो आएगा आपका यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 तो वो इस तरह से हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। ये परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पर लेस देन 1, यहाँ पर इन्फिनिटी और यहाँ पर जो है वो 0। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। सो दीज ऑल आर द शेप्स ऑफ द सप्लाई कर्व। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी के ना। तो फैक्टर अफेक्टिंग हमने कर लिए। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वैसे ही आएंगे जैसे सप्लाई को कर रहे हैं अफेक्ट। नेचर ऑफ द इनपुट्स यूज्ड हो गया, नेचुरल कंस्ट्रेंट्स हो गए, रिस्क टेकिंग हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टाइम फैक्टर वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो रहेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट की अगर हम बात करें तो फर्स्टली हम बताते हैं कि कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ठीक है, सो व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या है? मार्केट इज दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स कॉन्टैक्ट टू ईच अदर फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग पर्पस। ठीक है, तो जहाँ पर बायर और सेलर होते हैं और एक दूसरे मतलब कि सेल एंड परचेज करते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जनरली हम कंसीडर करते हैं हमारी 4 तरह की। वैसे तो हमारा परफेक्ट इम्परफेक्ट आता है, बट इसमें जनरली अगर हम देखें तो पहला आता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा आता है मोनोपोली, तीसरा है आपका मोनोपोलिस्टिक और चौथा आता है आपका ओलिगोपोली। ठीक है, ये जनरली हम 4 जो है वो स्टडी करते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें, मार्केट ठीक है, फर्स्ट क्या बताया मैंने आपको, इसको इकट्ठा ही यहीं देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका परफेक्ट कंपटीशन और सेकंड है आपका सेकंड है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ठीक है, ये इसको पूरा लिख देता हूँ, मोनोपोली। ठीक है, और ये अगला है मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली।
तो ये चार जो है वो हम जनरली मार्केट का स्ट्रक्चर में देखते हैं। यहाँ पर आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। बायर एंड सेलर जो है वो क्या होंगे, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज, यहाँ पर मोनोपोली में वन, और यहाँ पर जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ठीक है। सेकंड आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट होता है होमोजीनियस। मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट जो होता है वो आपका प्रोडक्ट होता है डिफरेंशिएटेड। साथ में मैं बोल रहा हूँ, लिख कम रहा हूँ, ठीक है। और मोनोपोली में आपका जो है वो होमोजीनियस प्लस डिफरेंशिएटेड दोनों हो सकता है। ओलिगोपोली में अभी आपका या तो होमोजीनियस या फिर आपका डिफरेंशिएटेड। प्राइस की बात करें तो यहाँ पर प्राइस होता है यूनिफॉर्म, एक ही प्राइस होता है। मोनोपोलिस्टिक में नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, और नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ द ओलिगोपोली में भी आपका नॉट यूनिफॉर्म, यहाँ भी नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ओलिगोपोली में भी, जो मोनोपोली में भी नहीं होगा, ओलिगोपोली में भी नहीं होगा, नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर, तो यहाँ भी नोट। नेक्स्ट बात करें तो नॉलेज ऑफ द मार्केट, यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज होता है, यहाँ पर जो है वो मोनोपोलिस्टिक में इम्परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक में इम्परफेक्ट, और मतलब बाकी तीनों में इम्परफेक्ट आता है। ठीक है। फॉर्म्स की डिमांड कर्व की बात करें तो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक, इस तरह का ये लाइन ऐसे लगी है इन्फिनिटी, परफेक्ट इलास्टिक होता है। रिलेटिवली मोर इलास्टिक आपका यहाँ पर आ जाएगा, मोर इलास्टिक, यहाँ पर होता है लेस इलास्टिक। कैन नॉट बी स्पेसिफाइज्ड, यहाँ पर स्पेसिफाइज्ड नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हम जनरली बात करते हैं। यहाँ पर आपका ए आर इज इक्वल टू एम आर, और मोनोपोलिस्टिक में बात करें तो ए आर जो है वो ग्रेटर देन एम आर, और यहाँ पर भी ए आर ग्रेटर देन एम आर। तो ये जनरली जो है वो जर्नल्स हमने देख लिया कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट। नेक्स्ट करते हैं इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आता है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब आपका डिमांड और सप्लाई जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ठीक है। ये आपका डिमांड, ये सप्लाई। तो यहाँ पर बात करें तो ये सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, यहाँ बात करें तो ये डिमांड जो है वो ग्रेटर देन सप्लाई। डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगे, सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइसेस जो हैं वो कम होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर, और ये इस तरफ को इक्विलिब्रियम जो है वो इधर ही आएगा। क्लियर। सो द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आपका जो है वो चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस में जो है वो, और शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई, ये आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट इसमें देखते हैं वो है आपका, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका आता है एक प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग जो है वो आपका एक मैक्सिमम लिमिट बोलते हैं इसको। ठीक है। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम लिमिट। तो प्राइस सीलिंग मीन्स मैक्सिमम प्राइस ऑफ द कमोडिटी दैट द सेलर कैन चेंज, कैन चार्ज फ्रॉम द बायर। ठीक है। चेंज नहीं, चार्ज। तो मैक्सिमम प्राइस आएगा इसमें, एंड दैट द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द बायर, उससे ऊपर नहीं कर सकते मतलब। ठीक है। ये जो प्राइस है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, गवर्नमेंट फिक्स दिस प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम। ठीक है। और ये होता है आपका पुअर पीपल परचेज कर सकें। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पुअर पीपल। तो यहाँ पर हम डायग्राम देखते हैं। और ये आपका डी, डिमांड और सप्लाई। ठीक है। ये वाला जो आएगा वो आ पाएगा सीलिंग प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो रखती है, वो आपका आएगा सीलिंग प्राइस।
और ये क्यों रखा है? बिकॉज पुअर पीपल जो है वो भी इस प्राइस के ऊपर जो है मतलब कम प्राइस के ऊपर जो है वो से परचेज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर जो होता है वो आपका होता है, फ्लोर प्राइस जो है वो इसका ये मैक्सिमम है, ये इसको बोलेंगे हम मिनिमम प्राइस, ये मिनिमम लिमिट, लोएस्ट मिनिमम प्राइस, ठीक है। ये मैक्सिमम लिमिट हो गई और इसको लोएस्ट बोलेंगे, ऑपोजिट है। ये नहीं सोचना कि ये कम है तो ये दूसरे वाले को मैक्सिमम और प्राइस फ्लोर जो, और ये जो होगा वो अबव द इक्विलिब्रियम। ये आ गया आपका फ्लोर प्राइस, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होता है काफ़ी बार ना, तो ये याद रखना, प्राइस फ्लोर बिलो अबव द इक्विलिब्रियम। और ये होता है फार्मर्स के अकॉर्डिंग, अगर उनका प्रोडक्ट नहीं बिकता तो गवर्नमेंट जो है वो उस रेट के ऊपर जो है वो उनसे परचेज करेगी। तो ये आपका अबव द इक्विलिब्रियम। तो ये फार्म प्रोडक्ट्स जो है उनके लिए, ठीक है, मतलब कि फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पुअर पीपल के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका यहाँ पे। नेक्स्ट, ये क्यों किया जाता है? ये फ्लोर प्राइस जो है वो आपका, प्राइस फ्लोर जो है वो आपका फार्मर्स की इनकम को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, फार्मर्स की इनकम को रेगुलेट करने के लिए, ऐसे बोल सकते हैं, टू रेगुलेट इनकम ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। द गवर्नमेंट फिक्सेस फ्लोर प्राइस ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। तो जनरली हम ये बोल सकते हैं कि मिनिमम प्राइस इज फिक्स्ड विच द ट्रेडर मस्ट पे टू द फार्मर्स इन द होलसेल मार्केट। मतलब कि मिनिमम प्राइस है जो कि ट्रेडर्स जो है उनको अवश्य ही जो है वो पे करना पड़ेगा उनकी फार्मर्स की क्रॉप के लिए, ताकि फार्मर्स की इनकम जो है वो रेगुलेट रहे, उनको जो है वो लॉस ना हो, ठीक है। कि वह फार्मर्स के पास जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन आ जाता है तो फिर जो है वो प्राइसेस मतलब कम ना जाएँ, तो एक रेगुलेट प्राइस के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट या जो भी सेलर जो परचेज़ करने वाले होंगे, बायर जो होंगे, वो जो है या ट्रेडर्स वो उनसे परचेज़ करेंगे। क्लियर? तो इतना ही जो है वो हमारा ये लास्ट टॉपिक था माइक्रो का, जो बेसिक हमने डिस्कस किया, जर्नल माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक सा। तो मैंने ये सोचा था कि एक बार जो है वो हम बेसिक सा जो है वो पढ़ लें, बाकी डिटेल के कंसेप्ट जो है वो हमारे चल ही रहे हैं, उनको हम कंटिन्यूटी में रखेंगे। 3-4 क्लासेस हमारी हुई है, नेक्स्ट क्लास भी जो है वो जल्दी आपको जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें हम डिटेल से कर रहे हैं। इसी तरह से एक बार हम जो है वो मैक्रो की मैराथन कर लेते हैं 2-3, जिसमें जो है वो आपका मतलब एक जर्नल सा जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। बाकी डिटेल हमारा चल रहा है, पीजीटी की हम प्रेपरेशन करें साथ में सेट की, जो भी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, थैंक यू।